हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करेंगे आरएस प्रीलिम्स बैच का जो 4 जुलाई 2024 को हमारे कोचिंग सेंटर अभिकल्प में एग्ज़ाम पेपर हुआ है, जो टेस्ट पेपर आपका वीकली होता है, उसकी आंसर की को हम करने वाले हैं इस वीडियो में। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं आरएस प्रीलिम्स जो 2024 के लिए हमने बैच चला रखा है, उसका जो हर साप्ताहिक टेस्ट होता है, हर वीक में जो टेस्ट होता है उसकी आंसर की को हम करने वाले हैं। और आज की आंसर की रहेगी 4 जुलाई 2024 की। और अगर आप भी आरएस का हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो एड्रेस है वह है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी आरएस के नए बैच स्टार्ट हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर की को जानते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम आंसर को देखेंगे और जो डिटेल जैसे मैथ के डिटेल आंसर हैं वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम आंसर जानेंगे कि कौन कौन सा उत्तर इस पेपर में रहने वाला है। सबसे पहले मेरा सेक्शन देखते हैं विज्ञान का। विज्ञान में क्या कुछ है। पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो मैंने आपको बताया था निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होती है। और किसी बच्चे ने डिटेल से जाना तो वो अलग से कमेंट कर सकते हैं, पर यहाँ सिर्फ आंसर देखें आप। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति होती है अम्लीय। नेक्स्ट है श्वसन। श्वसन कैसी अभिक्रिया? तो श्वसन अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा उत्सर्जन होती है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट आपको मैंने बताया था इन ऑप्शन में चावल में पाया जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जो डायनमो है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? दूरी का एसआई जो मात्रक है वो मीटर है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। किण्वन क्या है? तो किण्वन एक जैव अभिक्रिया है, जैव अभिक्रिया। सिरोसिस नामक जो रोग होता है वो कहाँ होता है? वो यकृत में होता है। यकृत आपके ऑप्शन में लिखा नहीं हुआ तो लीवर के अंदर होता है, लीवर सही आंसर है। और प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। हाइगे ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। प्लांक ने प्रकाश का जो आपने क्वांटम सिद्धांत पढ़ा है, प्रकाश बॉक्सेज के रूप में होता है जो। और मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया हुआ है। तो ये आज के जो थे विज्ञान के 10 प्रश्न। आगे हम नेक्स्ट जो विषय हैं उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएस का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके अंदर जो राजस्थान कला एवं संस्कृति यानी कल्चर के जो 10 क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ज़मीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आपको पता होगा जूनागढ़ का जो दुर्ग है बीकानेर के अंदर, जूनागढ़ दुर्ग को ज़मीन का जेवर कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जीता था तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया था और उसके नाम पर इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। तीसरा अपना क्वेश्चन है, किस दुर्ग में कुम्मट नामक झाड़ी पाई जाती है? तो आप याद रखें सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग जो कि बालोतरा के अंदर है, इस सिवाना दुर्ग के अंदर कुम्मट नाम की जो झाड़ी है बहुत मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक शाह पीर की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो आप याद रखें मलिक शाह पीर की जो दरगाह है ये जालोर दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा दुर्ग चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर बना हुआ है? तो आप याद रखें मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के गठन हेतु किस दुर्ग में बैठक आयोजन हुआ था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मत्स्य संघ की जो बैठक हुई है ये लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर हुई है। 17 मार्च 1948 का दिन था और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और आपको पता होगा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया गया। तो लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर के अंदर है, लोहागढ़ दुर्ग, इस लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर ये बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लोक संत पीपा जी किस दुर्ग के शासक थे? तो याद रखें गागरोण दुर्ग जो कि झालावाड़ में है। गागरोण दुर्ग झालावाड़ के राजा थे संत पीपा जी ने गागरोण दुर्ग अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को सौंप दिया था। और ये जो दुर्ग है ये अचलदास खिंची की वीरता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेवाड़ की आग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आप याद रखें कटारगढ़ का जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक अंतः दुर्ग है, यानी दुर्ग के अंदर दुर्ग बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, जो कटारगढ़ दुर्ग है इसे मेवाड़ की आग कहते हैं। यदि ऑप्शन में कटारगढ़ दुर्ग न दिया हो तो आप कुंभलगढ़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों दिए हों तो कटारगढ़ सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, शेर खां की मजार किस दुर्ग में है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली सुल्तान जो बलबन था, बलबन का एक भाई था, चचेरा भाई था,
जिसका नाम शेर खां था, जो कि एक सूफी संत था और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर उसका इंतकाल यानी डेथ हो गई थी। और यहीं पर शेर खां की मज़ार जो है भटनेर दुर्ग जो है हनुमानगढ़ के अंदर शेर खां की मज़ार है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये 10 क्वेश्चन थे कल्चर के। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज अपने आरएस का एग्ज़ाम हुआ था विकल्प कोचिंग सेंटर के अंदर, साप्ताहिक टेस्ट हुआ था 4 जुलाई को। उसमें मैथ का जो पोर्शन है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, यदि दर 6 से 2/3% हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। इसका आंसर होगा 1600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2.5%। और क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर होगा 560। और क्वेश्चन नंबर 5000 रुपये की राशि का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज करो। इसका आंसर होगा 1050। और क्वेश्चन नंबर 6 16,000 रुपये की राशि का 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज व SI साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। इसका आंसर होगा 122। क्वेश्चन नंबर 7 800 रुपये की राशि का 10% की दर से 1 वर्ष के CI व SI का अंतर ज्ञात करो। इसका उत्तर होता है 0, क्योंकि 1 वर्ष का CI व SI समान होता है, इसका कोई अंतर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। इसका आंसर होगा 20,000 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 9 किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये, इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। इसका आंसर होगा 100 रुपये। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये, इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। इसका आंसर होगा 600 रुपये। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, जो अपना 4 जुलाई को RS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थान का इतिहास पर अपन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, बप्पा की राजधानी क्या थी। नागदा। यानी बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी और उसने अपनी पहली राजधानी नागदा को बनाया था। किस शासक को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। चुंडा लाखा का पुत्र था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ हुआ उस टाइम उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल के अंदर हुआ था। आगे वाला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली की संज्ञा किसने दी थी। कर्नल जेम्स टोड ने। सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था भाई। सिसोदिया वंश का अंतिम शासक भोपाल सिंह। जेतर सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, जिसकी पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तेज सिंह। आगे वाला क्वेश्चन, किस सन में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर कुंभा ने बंदी बना लिया था। 1437 के अंदर। किस सन में महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। 1517 के अंदर। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप का किस सन में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। 1572 ईस्वी के अंदर। अमरसार का रचयिता कौन था। जीवाधार। ये अपने इतिहास के 10 क्वेश्चन हुए। धन्यवाद साथी। नमस्कार सभी साथियों को। आज हम देख रहे हैं जो RS का एग्ज़ाम हुआ था विकल्प क्लासेस के अंदर,
उसमें जो राजस्थान ज्योग्राफी के 10 प्रश्न है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है? यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। और दूसरी विशेषता देखिए, बेड़च, कोठारी, मैनाल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए, आपने ये नदी बतानी है कि कौन सी नदी है। तो आप याद रखें, ये बनास नदी है, बनास नदी। बनास नदी मेवाड़ के मध्य मैदान से गुजरती है। आपको पता होगा राजसमंद वगैरह जो मेवाड़ के ज़िले हैं वहाँ से गुजरती है। और इसके बाद बेड़च, कोठारी और मैनाल जो है इसमें आकर मिलती है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, किस नदी पर बिसलपुर बांध स्थित हैं? तो आप याद रखें, बनास ही नदी है। बनास ऐसी नदी है जिस पर बिसलपुर बांध जो है वो टोंक के अंदर बना हुआ है। तो टोंक में बनास नदी पर बिसलपुर बांध है। नेक्स्ट देखिए, लूणी नदी की सहायक नदियों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, आपने सुना होगा नाम, ये सूकड़ी, जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, खारी, इस तरह से कई ये नदियाँ हैं जो कि लूणी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस बेसिन में बीहड़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो आप याद रखें, चंबल बेसिन। चंबल नदी जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र है चंबल के एकदम जो बराबर में चलता है, जिसमें बीहड़ भूमि बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा जंगलात का एरिया और उबड़ खाबड़ जो भूमि है। आपको पता है चंबल के बीहड़ों के अंदर डाकुओं की शरणस्थली भी ये रहा है। तो चंबल बेसिन में सबसे ज़्यादा बीहड़ है। नेक्स्ट है, सोन और जाखम किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रहें कि सोम और जाखम जो है माही की सहायक नदियां हैं। माही, सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम भी आपको पता हो तो बनेश्वर है डूंगरपुर, वहाँ पर सोन, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम भी बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती है? तो देखिए, अरब सागर में लूणी, साबरमती, काली सिंध, पश्चिमी बनास, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप याद रखें, काली सिंध नदी जो है ये अपना जल जो है वो अरब सागर में नहीं गिराती है। नेक्स्ट है, सुमेलित करने वाला प्रश्न है। तो सुमेलित देखिए करना है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स। सही ऑप्शन स हो जाएगा। तो देखिए, सोम नदी, बनास नदी, माही नदी, लूणी नदी, इनके बारे में बताना है, सहायक नदियाँ दी हुई है। नेक्स्ट है, बनास, डाई, खारी का त्रिवेणी संगम स्थल कौन सा है? यानी बनास, डाई और खारी ये तीनों नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं? तो आप याद रखें, राजमहल नाम की जगह है जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती है और त्रिवेणी संगम बनता है। जाखम नदी, जाखम बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपको देखो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया गया है कि जाखम नदी ही है। और जाखम नदी पर जो बांध बना हुआ है इसे जाखम बांध ही कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, आदिवासियों की गंगा कहलाती है। तो आपको पता होगा आदिवासी क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है वहाँ पर माही नदी प्रवाहित होती है। और माही बजाज सागर बांध भी आपको बता दूं कि माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा में बना हुआ है यह आदिवासियों को सबसे ज़्यादा पानी इसी बांध से मिलता है। तो आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। तो आज के लिए राजस्थान ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन। धन्यवाद। चलिए जानते हैं राजस्थान भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। फर्स्ट जो 51 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू हुई? 1948 के अंदर। रेपो दर बढ़ने पर आपको पता है मुद्रास्फीति डाउन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो बैंकों का बैंक जिसे कहते हैं हम RBI को। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता प्रबंध से संबंधित नीति क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति जो समिति है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर है 27 जून 2016 के अंदर। 27 जून 2016 के अंदर। नेक्स्ट, सागरमाला कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो बंदरगाहों से। ऑप्शन ए सही होगा। भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण 1991 में अपनाया गया। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी सही होगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? कीमत सिद्धांत से, क्योंकि छोटी वस्तुओं के से। बाकी सब ये मौद्रिक नीति, राजकोषीय जो है ये समष्टि अर्थशास्त्र की है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, हम बात करते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ में नशा रोकथाम के लिए स्कूलों में रोकथाम हेतु कब नशा मुक्ति जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा अपने चौथा शनिवार। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला नहरी थाना बनाया गया है? तो इसका अपना सही आंसर होगा हनुमानगढ़ जिले में। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? तो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रति माह जो 1000 रुपये थी उसकी जगह पे अब राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1150 रुपये कर दी है।
राजस्थान के किस जिले में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और मेट्रोपॉलिटन सर्विसेज यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा नवनियुक्त राज्य कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए राज्य भर में कब मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो इसका अपना सही आंसर होगा 29 जून 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपनी लाडो प्रोजेक्ट की शुरुआत शिक्षा विभाग द्वारा कब की गई? तो इसका आंसर होगा 21 जून 2024 को। पीएम एकता मॉल पहल के तहत राजस्थान के किस जिले में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना को कब शुरू किया गया? तो ये है 1 मई 2022 को। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा राजस्थान के कितने शहरों में प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है 8 शहरों में। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 26 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में स्थापित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को विश्व आर्थिक मंच संगठन द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पर कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अपने 63वां स्थान। भारत में अंतर्राष्ट्रीय शुगर संगठन की परिषद की बैठक किस शहर में की गई थी? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली के अंदर की गई थी। आगे, S&P ग्लोबल रेटिंग में वर्तमान में वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि को पूर्वानुमान कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा है? तो इसका आंसर होगा 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको इंटेलिजेंस ब्यूरो के महासचिव नियुक्त किए गए हैं? तपन कुमार डेका को। हाल ही में किसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये है श्रीनगर को। आगे है, राज्यसभा में सदन को नेता किससे नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा। चीन सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत देश कर रहा है। चलिए, बाकी प्रश्न जो रह गए हैं हमारे जियोग्राफी के, वो अकरम सर आपको करवाएंगे। नमस्कार सभी साथियों को। तो अपने भारत के भूगोल के पोर्शन की तरफ चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो 2500 किलोमीटर है हिमालय पर्वतमाला का विस्तार। तो इसका बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखो, हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में है? तो ये वृत हिमालय में है, सी ऑप्शन होगा। मैंने आपको बताया था 3 भाग बांटे गए हैं हिमालय पर्वतमाला के, उत्तर से दक्षिण। सबसे ऊपर ही ऊपर वाला है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है वृत हिमालय, उसके बाद है लघु या मध्य हिमालय, और लास्ट है शिवालिक हिमालय। तो इसमें जो वृत हिमालय है, ये वृत हिमालय की विशेषता है कि जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटियां इस वृत हिमालय में ही हैं। इसीलिए इसका नाम वृत हिमालय है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं हिमालय की। तो वृत हिमालय की विशेषताएं ये है कि हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है ये वृत हिमालय। सबसे ऊंची चोटियां जो हिमालय की हैं वो वृत हिमालय के अंदर हैं, इसीलिए इसको वृत हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए, हिमालय की जो टॉप 5 चोटियां हैं, 5 ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं? पहली चोटी है माउंट एवरेस्ट, दूसरी चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, तीसरी चोटी है कंचनजंगा,
चौथी चोटी है मकालू और पांचवी है धौलागिरी। देखिए ये 5 ऊंची चोटियां हैं। इन पांचों में से केवल एक जो K2 है, ये गोडविन ऑस्टिन, इस चोटी को छोड़कर बाकी चारों की चारों चोटियां कौन से हिमालय का भाग है? वृहत हिमालय का भाग है। केवल ये K2 गोडविन ऑस्टिन है, ये ट्रांस हिमालय के अंदर है, बाकी चारों ऊंची चोटियां वृहत हिमालय में हैं। तो वृहत हिमालय सबसे ऊंचा पार्ट है हिमालय का। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में है? तो वृहत हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट भी वृहत हिमालय में है, कंचनजंगा भी, मकालू भी, धौलागिरी भी, ये चारों वृहत हिमालय में हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि गोडविन ऑस्टिन जो हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है, ये हिमालय के कौन से भाग में है? तो ये आएगा ट्रांस हिमालय के अंदर। और ये ट्रांस हिमालय में भारत के अंदर है, POK वाली साइड जो पाक अधिकृत कश्मीर है भारत का, उसके अंदर ये K2 चोटी गोडविन ऑस्टिन चोटी स्थित है। तो इसका आपका वृहत हिमालय होगा। आगे देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो अभी वही बात आ गई। देखो K2 गोडविन ऑस्टिन चोटी जो है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो है माउंट एवरेस्ट, जो भारत में नहीं है, ये है नेपाल देश के अंदर। हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन, ये भारत के अंदर है। हालांकि ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के POK पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर स्थित है। लेकिन चूंकि अपने पाक अधिकृत कश्मीर या POK को आज भी भारत का हिस्सा मानते हैं, तो इसलिए वहाँ पर स्थित चोटी को हम क्या मानेंगे? भारत की सबसे ऊंची चोटी मानेंगे। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गोडविन ऑस्टिन चोटी, K2 चोटी, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और ये भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के POK वाले भाग में स्थित है। तो ये कौन से हिमालय का भाग है? तो अभी मैंने बताया पांचों चोटियों में से केवल K2 चोटी ही है जो ट्रांस हिमालय के अंदर हैं, बाकी चारों चोटियां वृहत हिमालय में हैं। और ये K2 चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय के किस भाग में है? तो ट्रांस हिमालय के अंदर, A ऑप्शन होगा। उसके बाद देखो 14वां क्वेश्चन है, हिमालय की आकृति कैसी है? तो धनुषाकार आकृति है, B D ऑप्शन। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमालय के किस भाग में है? तो इसका B ऑप्शन होगा, कुमाऊं हिमालय। ध्यान रखना, कुमाऊं हिमालय कौन से हिमालय को कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो राज्य है भारत का, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक चरवाहा जनजाति निवास करती है, चरवाहा जनजाति, और उस चरवाहा जनजाति का नाम है कुमाऊं जनजाति। ये कुमाऊं जनजाति इन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर निवास करती है। ये भेड़ और बकरियां चराने का कार्य करती हैं, भेड़ बकरियां। और ये ग्रीष्म ऋतु में जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों की ढालों पर घास उग जाती है, तो अपने भेड़ और बकरियों को चराने के लिए ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों की ढालों पर जाकर निवास करते हैं। तो उन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों का नाम ही इस चरवाहा जनजाति के नाम पर रख दिया गया। चरवाहा जनजाति का नाम कुमाऊं जनजाति था, तो उस हिमालय का नाम भी क्या रख दिया? कुमाऊं हिमालय। तो ये कुमाऊं हिमालय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालय को कहा जाता है। और यहाँ इस कुमाऊं हिमालय में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भारत का ये राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। तो ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। आगे देखो, निम्न में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? तो मैंने आपको बताया था जी, ट्रांस हिमालय के अंदर जो ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, इसके अंदर 3 श्रेणियां हैं। एक तो है काराकोरम श्रेणी, एक है लद्दाख श्रेणी, और एक है जोस्कर श्रेणी। तो ये 3 श्रेणियां हैं उस भाग के अंदर। यहाँ पूछा गया कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो बिल्कुल काराकोरम भी है, लद्दाख भी है, जोस्कर भी है, पीर पंजाल नहीं है, क्योंकि पीर पंजाल जो है वो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। और वैसे अगर बात करें तो लघु हिमालय के अंदर यह आता है पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी इसका ऑप्शन होगा, B ऑप्शन। उसके बाद देखो, महान हिमालय को सागरमाथा किस देश में कहा जाता है? तो नेपाल देश के अंदर महान हिमालय का जो भाग है, वृहत हिमालय का दक्षिणतम भाग, ट्रांस हिमालय का दक्षिणतम भाग जो महान हिमालय या वृहत हिमालय कहलाता है,
उसको नेपाल के अंदर सागरमाथा कहते हैं। हालांकि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट भी किसका हिस्सा है, तो महान हिमालय का हिस्सा है। इसलिए महान हिमालय को नेपाल में सागरमाथा नाम से संबोधित किया जाता है। और इस महान हिमालय को तिब्बत के अंदर पर्वतों की रानी नाम से संबोधित करते हैं। हिंदी रूपांतरण है इसका, पर्वतों की रानी। तो हिंदी रूपांतरण पर्वतों की रानी नाम से संबोधित करते हैं तिब्बत के अंदर, किसको, महान हिमालय को। और सागरमाथा संबोधित करते हैं नेपाल देश में। अगला प्रश्न देखो, हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है जो पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है। देखिए, भारत की सर्वोच्च चोटी तो है माउंट एवरेस्ट, जो कौन से देश में है, नेपाल देश के अंदर है। भारत की हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कहाँ पर है, पीओके में है। तीसरी ऊंची चोटी है पीओके, जिसको अपने भारत का हिस्सा मानते हैं। और तीसरी ऊंची चोटी है, ये है कंचनजंगा, जो है सिक्किम के अंदर। तो देखिए, भारत की सीधा पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अपने K2 को मानते हैं, क्योंकि अपने पीओके को आज भी भारत का हिस्सा मानते हैं, इसलिए K2 भारत की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। और ये कंचनजंगा पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि ये तो विवादित है पीओके तो, लेकिन सिक्किम पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है। और ये कंचनजंगा चोटी जहाँ स्थित है वो हिस्सा पूर्णतः भारत का हिस्सा है। तो अगर कहा जाए कि भारत के हिस्से में स्थित पूर्णतः भारत की सर्वोच्च चोटी, तो कंचनजंगा चोटी आएगी। और ये क्या है, हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी भी है। तो कौन सी है, कंचनजंगा, डी ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद देखो, भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखो, जलीय सीमा में मैंने आपको बताया था 2 आंकड़े आते हैं जलीय सीमा में। अगर कुल की बात करें तो कुल है 7516.6 किलोमीटर। राउंड फिगर में लिखें तो 7517 किलोमीटर लिख सकते हैं, एग्जैक्ट 7516.6 किलोमीटर है। और अगर कहा जाए भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा, तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। क्यों है, क्योंकि देखिए, ये भारत का जलीय सीमा है, यहाँ पर भारत के साथ हिंद महासागर का जल लगता है, और ये भारत की मुख्य भूमि है। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो यहाँ से लेकर के ये पूरी जलीय सीमा जो है ये 6100 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अगर बात करें भारत की कुल जलीय सीमा की, तो कुल जलीय सीमा में भारत के 2 द्वीप भी हैं, एक यहाँ पर लक्षद्वीप है और एक यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दोनों द्वीप क्या लगाते हैं, अपनी चारों तरफ से जलीय सीमा लगाते हैं, क्योंकि ये जल में स्थित हैं तो चारों तरफ से जलीय सीमा लगाते हैं। चूंकि ये दोनों द्वीप भारत का हिस्सा हैं, तो जब भारत की कुल जलीय सीमा की बात करेंगे तो ये 6100, साथ में इन दोनों द्वीपों की भी चारों तरफ की जलीय सीमा को साथ में काउंट किया जाएगा। तो कुल तो है 6100 प्लस इन दोनों की जलीय सीमा को मिलाकर बनती है 7516.6, या राउंड फिगर में 7517 किलोमीटर। अगर यहाँ सिर्फ इतना आए कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की सिर्फ इन द्वीपों को फिर काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस मुख्य भूमि की ही आएगी। तो अपने से यहाँ कुल जलीय सीमा पूछा है, तो कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ वो आंकड़ा दिया हुआ नहीं है, तो उसके नज़दीक आंकड़ा 7517 किलोमीटर बनता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखो, भारत के पूर्वी बिंदु तथा पश्चिम बिंदु के मध्य कितने देशांतरों का अंतर है। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है, वो पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, और पश्चिमी बिंदु है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। तो दोनों में अगर देशांतरों को काउंट किया जाए तो लगभग 30 देशांतर हैं, लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो इसमें आएगा 29 डिग्री और 17 मिनट का अंतर पाया जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट में 29 डिग्री 17 मिनट का अंतर है। और अगर समय की बात करें तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड का अंतर है पूर्वी भाग के समय में और पश्चिमी भाग के समय में। तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट, इसमें लगभग सारे सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अपने साइंस के आंसर आपको बता दिए हैं, उसके अलावा जियोग्राफी के आंसर आपको भारत के भूगोल के बता दिए गए हैं, राजस्थान के भूगोल के आंसर आपको बता दिए गए हैं। आगे तर्क शक्ति, रीजनिंग के आंसर रह गए हैं अभी, वो देखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम आंसर बता देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन सर बता देंगे कैसे करना होगा। तो चलिए आंसर देखिए रीजनिंग के क्या कुछ है। फर्स्ट का 31 नंबर का आंसर है मंगलवार,
32 नंबर का आपका आंसर है शुक्रवार। फिर मंगलवार है अगले का आंसर। नेक्स्ट 34 का बृहस्पतिवार है। 35 का आंसर है आपका मंगलवार। 36 का जो आंसर है आपका, ये जानकारी अधूरी है इसमें। 37 नंबर का जो आंसर है वह है आपका सोमवार। 38 नंबर का जो आंसर है 38 में सोमवार है। और ये 39 नंबर में आपका जो आंसर है रविवार। और 40 नंबर आपका बुधवार। ये रीजनिंग के आंसर हो गए। इसमें हमने सीधे आंसर बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में सर पूरा सॉल्यूशन करके बता देंगे कि कैसे आपको हल करना था। गणित में आपको सर ने बताई दिए हैं आपके आंसर क्या कुछ हैं। इकोनॉमिक्स में मैंने बता दिया आपको। राजस्थान का इतिहास भी आपको बता दिया है सर ने आंसर। और हाँ, विश्व के भूगोल के जो आंसर हैं ये आंसर अब आपको अकरम सर करवाएंगे। और देखिए अपने चलते हैं विश्व के भूगोल की तरफ। विश्व के भूगोल के 10 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रुक रेंज पर्वत कहाँ स्थित है? तो अपनों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप किया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे अपलेशियन पर्वत है, रॉकी पर्वतमाला है, सियरा निवादा पर्वत है, ब्रुक रेंज पर्वत है। तो उनमें से ब्रुक रेंज पूछा गया है। ये अलास्का के अंदर स्थित एक पर्वतमाला है। अलास्का जो वर्तमान में यूएसए के अधीन है, तो अलास्का में स्थित पर्वतमाला है ब्रुक रेंज। तो 71वें का आंसर होगा बी ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न देखो, संसार का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कोलोरेडो नदी, जो यूएसए के दक्षिण पश्चिम भाग में प्रवाहित होती है और वहाँ पर कोलोरेडो का पठार भी है। ये नदी कोलोरेडो पठार से प्रवाहित होती है और वहाँ पर बना हुआ है विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन, जो कोलोरेडो नदी बनाती है। और कौन से देश में बनाती है? तो ये यूएसए देश के अंदर बनाती है। उसके बाद देखो, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। ये मिसिसिपी है, गलत टाइप होके मिसिलिपी लिखा गया है। ये है मिसिसिपी नदी। तो देखिए, विश्व की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी तो है नील नदी, जो कहाँ पर है? ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। और दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन नदी, जो है दक्षिणी अमेरिका देश के अंदर, महाद्वीप के अंदर। और तीसरी लंबी नदी है मिसिसिपी नदी, और ये मिसिसिपी नदी है आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। और ये नदी संयुक्त राज्य अमेरिका को मैक्सिको देश के साथ जोड़ती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये डी ऑप्शन होगा आपका। ग्रेट लेक्स झीलों में से कौन सी झील पूर्णतः यूएसए देश में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इस प्रकार है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये अलास्का है, ये कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये कनाडा है, ये यूएसए, ये मैक्सिको है और ये अलास्का है। तो 5 बड़ी झीलें दी गई हैं इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जो कनाडा और उत्तरी अमेरिका, ये कनाडा और उत्तरी अमेरिका दोनों की सीमा लगती है, दोनों की सीमा पर स्थित हैं। पहली झील तो है सुपीरियर झील, दूसरी झील है मिशिगन झील, तीसरी झील है ह्यूरोन झील, चौथी झील है इरी झील, 5वीं झील है ओंटारियो झील। किस किस प्रकार हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो। ये 5 ज़िले हैं। 5 ज़िलों में से सुपीरियर भी आधी है कनाडा के अंदर और आधी यूएसए के अंदर है। ह्यूरोन भी आधी कनाडा के अंदर है और आधी यूएसए के अंदर है। इरी भी आधी यूएसए में और आधी कनाडा में है। ओंटारियो भी आधी कनाडा में आधी यूएसए में है। लेकिन जो एकमात्र ये मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए देश में है। इस प्रकार यूएसए की और कनाडा की सीमा रेखा बनी हुई है। तो ये मिशिगन है, ये पूर्णतः यूएसए देश में स्थित झील है। तो इसका बी ऑप्शन होगा मिशिगन झील। आगे देखो, टुंड्रा प्रदेश के दक्षिणी भाग में शंकुधारी वनों की चौड़ी पट्टी को क्या कहते हैं? देखिए, टुंड्रा प्रदेश किसे कहा गया है? तो कनाडा का उत्तरी भाग जो है, ये वाला भाग, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है ये पूरी की पूरी टुंड्रा प्रदेश कहलाती है। टुंड्रा प्रदेश है ये। और इस टुंड्रा प्रदेश का दक्षिणतम भाग, मतलब यहाँ ये दक्षिणतम पट्टी है एक, यहाँ पर वनों की एक पट्टी पाई जाती है। किस प्रकार के वन हैं? तो इस पट्टी के अंदर शंकुधारी वन है। शंकुधारी वन, इस शंकुधारी वनों में कौन कौन से आते हैं? चीड़, बालसम आदि वन आते हैं, आदि वृक्ष आते हैं। ये जो शंकुधारी वन है ये मुलायम लकड़ी के लिए जाने जाते हैं, मुलायम लकड़ी के लिए।
तो जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश का ये दक्षिणतम शंकुधारी वनों की पट्टी है। इन वनों की पट्टी को क्या कहा जाता है? टेगा वन कहा जाता है, टेगा वन। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन आपका, टेगा वन। अगला प्रश्न देखो, यूएसए का डेट्राइट क्यों प्रसिद्ध है? तो यूएसए का डेट्राइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कुछ बड़ी वाहन कंपनियाँ हैं, वाहन निर्माता कंपनियाँ हैं। तो वाहन निर्माता कंपनियों के लिए ये डेट्राइट शहर जाना जाता है। तो यूएसए का डेट्राइट विश्व में वाहन निर्माता कंपनियों के लिए या ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। वाहन निर्माता कंपनी उद्योग को ही ऑटोमोबाइल उद्योग कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। ये आपका कनाडा देश है। कनाडा देश के एक पश्चिमी सिरे को पूर्वी सिरे के साथ जोड़ता है। पश्चिमी सिरे में स्थान है वैंकूवर, और वैंकूवर को ये जोड़ता है हैलिफैक्स से। तो वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ने वाला मतलब कनाडा के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ, या कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका के एक भाग को दूसरे भाग के साथ जोड़ता है, और इसकी लंबाई है 7050 किलोमीटर। तो यहाँ अपने से लंबाई पूछी गई थी, तो ये ऑप्शन होगा 7050 किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेरीज कहलाते हैं। डी ऑप्शन, प्रेरीज घास के मैदान। तो ये उत्तरी अमेरिका के जो कनाडा है और ये यूएसए है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित घास के मैदान हैं, और ये उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में पाए जाने वाले घास के मैदान, जिन्हें प्रेरीज घास के मैदान कहा जाता है। डी ऑप्शन। संसार का ग्रांड मत्स्य बैंक कौन से द्वीप पर है? तो ग्रांड मत्स्य बैंक ये आपका न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर है। तो सी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ये कनाडा के पास यहाँ पर स्थित है, ये छोटा सा एक द्वीप है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। यहाँ ऊपर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य से यहाँ एक विश्व की सबसे ठंडी जलधारा आती है। कौन सी है? तो लेब्राडोर, सबसे ठंडी जलधारा। और यहाँ से आती है विश्व की सबसे गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा इस प्रकार, और इधर से लेब्राडोर जलधारा, दोनों आकर न्यू फाउंडलैंड द्वीप के ऊपर टकराती हैं। तो यहाँ इनके दोनों के टकराने से यहाँ एक क्षेत्र का निर्माण होता है, यहाँ एक धुंध जैसे क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे यहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्री जीवों की विविधताएं पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा समुद्री जैव विविधता पाई जाती है। तो समुद्री जैव विविधता के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा मत्स्य का कार्य होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मत्स्य का कार्य होता है। इसी कारण इस भाग को, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के आसपास के भाग को, विश्व का सबसे बड़ा ग्रांड मत्स्य बैंक कहा जाता है। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित। तो इसका आपका सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा देशों को अलग करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा दोनों को अलग करती है। दोनों की सीमा रेखा ज़्यादा कटी फटी नहीं है, लगभग सीधी सीमा रेखा है। ये कनाडा है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो कनाडा और यूएसए की जो सीमा रेखा है ये लगभग सीधी सीमा रेखा है, और यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना, अक्षांश कौन सा है? ये उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा को यूएसए से अलग करती है। ये अपने विश्व के भूगोल के 10 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। देखिए, राजस्थान की कला और संस्कृति के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, और आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस प्रकार ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका आरएस प्रीलिम्स का पेपर था जो 4 जुलाई 2024 को हुआ था, और आज इसकी आपको आंसर की मिल गई है। तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को सभी सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कोचिंग सेंटर में अभिकल्प इंस्टीट्यूट में आ सकता है, नज़दीक भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, और हमारी वेबसाइट से भी विजिट कर सकता है abhikalpinstitute.com। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है अभिकल्प इंस्टीट्यूट, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद SK वर्मा। इसमें आपके जितने भी वीकली टेस्ट होते हैं सभी टेस्टों की आंसर की मिलेगी, और भी कई जानकारी वाली वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो ये आपका आरएस प्रीलिम्स का
कल होने वाला जो आपका टेस्ट था उसकी आंसर की हो गई। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।